तो हम बात कर रहे हैं 24 का चुनावी माहौल की। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अवध रीजन बेहद खास माना जाता है। लोकसभा चुनाव की 80 सीटों पर पूर्वांचल और अवध का हमेशा दबदबा रहता है। ऐसे में विकास की गंगा भी यहां खूब बहती नजर आती है। अवध के प्रयागराज के लोगों के लिए राम मंदिर के साथ ही बेरोजगारी और विकास भी एक अहम मुद्दा है। क्या है अवध का चुनावी माहौल, इस रिपोर्ट के माध्यम से दिखाते हैं आपको। उत्तर प्रदेश का अवध रीजन राजनीतिक रूप से अहम है। इस रीजन में रायबरेली, प्रयागराज, अमेठी, बहराइच समेत कई महत्वपूर्ण लोकसभा सीट हैं। मौजूदा सरकार के बारे में यहाँ के लोगों की राय मिली जुली है। कुछ ने नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार और योगी आदित्यनाथ की राज्य सरकार की जमकर तारीफ की। क्राइम कंट्रोल जो कि प्रशासन कर ही रही है, हमारे योगी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम चल रहा है क्राइम को लेके। तो दूसरा मुद्दा यही है वैसे भी कि आगे भी ऐसे ही चलता रहे। समय विकास है और विकास लोगों की आंखों से दिखाई पड़ रहा है। किसी भी इलाके में निकल जाइए, कभी जहाँ सड़क नहीं हुआ करती थी, आज वहाँ सड़कें बढ़िया चमचमा रही हैं। अपने प्रयागराज की कितनी जबरदस्त विकास हुआ है। जिस कोने में चले जाइए देखिए क्या सड़कें बन रही हैं, बिजली की कैसी व्यवस्था हो रही है और तरह तरह बहुत सारी सुविधाएं हो रही हैं। हालांकि मौजूदा सरकार के समर्थकों के बीच किसान कल्याण और बेरोजगारी के मुद्दे भी चिंता का मुख्य विषय हैं। किसानों को ऋषि तुल्य जिस तरह से सिक्किम में माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन्हें संबोधित किया, उनके मान को बढ़ाया, ऐसे बहराइच के किसानों के मान को बढ़ाया जाए, उन्हें जागरूक किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा और इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति का भी उन्नयन हो सकेगा और लोग अधिक से अधिक स्वावलंबी हो सकेंगे। अपना रोजगार वो खुद सृजित कर सकेंगे, अन्य लोगों को रोजगार दे भी सकेंगे। फैजाबाद लोकसभा सीट में पड़ने वाला अयोध्या भी अवध रीजन का हिस्सा है। अयोध्या का राम मंदिर प्रयागराज के लोगों के बीच लोकसभा चुनाव का मुख्य मुद्दा है। कई लोगों का मानना है कि राम मंदिर का सीधा असर वोटिंग पर पड़ेगा। जाति के साथ नहीं है, हम तो राम और राष्ट्र के साथ हैं। जो जाति का समीकरण हो, जाति का समीकरण चलेगा ही और विकास और राम की भी चर्चा होगी। जाति समीकरण के आधार पर पार्टियां अपने उम्मीदवार को खड़ा करती थी, लेकिन अब जाति समीकरण पार्टियां जरूर अब भी ध्यान देंगी, लेकिन आम मतदाता जाति समीकरण के से हट के वह अपने विकास और सुरक्षा के मुद्दों को लेकर जाएगा। दूसरी ओर बहराइच और रायबरेली दोनों में विकास से जुड़े मुद्दे प्राथमिकता में हैं। बहराइच के लोगों की मुख्य मांग बेहतर रेल कनेक्टिविटी है। उनका मानना है कि अच्छी रेल कनेक्टिविटी का अभाव जिले में बेरोजगारी की बड़ी वजह है। पहला मुद्दा तो है कि रेल यहाँ बहराइच से जरवल जोड़ा जाए, जिससे कि आने जाने की सुविधा हम राजधानी से जुड़ सके। और दूसरा मुद्दा है कि जब हमारी सुविधाएं, रेल सुविधा अच्छी हो जाएगी तो राजधानी दिल्ली से जुड़ जाएंगे, कंपनियां आ जाएंगी, जिससे कि हमारा रोजगार बढ़ेगा, काफ़ी लोग रोजगार से जुड़ेंगे, आत्मनिर्भरता आएगी। और मुद्दा ये है कि बहराइच से जरवल बड़ी लाइन भी जुड़ी है, या बड़ी बड़ी नेपाल हमारा नज़दीक है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लग जाए तो जो बेरोजगार में जो घूम रहे हैं लोग, उनको सुविधा मिल जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर रोजगार की बहुत बड़ी कमी है। निश्चित तौर से सरकार को सोचना होगा और बहराइच जिले के जो नवयुवक हैं, रोजगार हैं, उनको रोजगार देना होगा। और उसके साथ साथ बहराइच में सबसे मूलभूत समस्याएं, यहाँ बाईपास नहीं है, रेल की कनेक्टिविटी नहीं है, हम राजधानी से जुड़े नहीं हैं। और चूंकि रेल कनेक्टिविटी न होने के कारण यहाँ का रोजगार चौपट है। बहराइच के लोगों के मुताबिक बेहतर कनेक्टिविटी से व्यापारियों को भी फायदा होगा। दिन भर में 3 ट्रेनें केवल गोंडा जाती है, वही आती है। पहले 9 ट्रेन, जब छोटी लाइन थी तब 9 ट्रेनें चलती थी, 9 ट्रेनें जाती थी, 9 ट्रेनें आती थी। अब केवल 3 ट्रेनें जाती है, वही आती है। सबसे बड़ी समस्या तो यही है। दूसरे जाम की समस्या शहर में बहुत है, अतिक्रमण जगह जगह पर है। मुद्दा ये है कि जैसे बहराइच से जरवल अगर ट्रेन जुड़ जाए बड़ी लाइन, तो उससे ये आसानी होगी लोगों को व्यापार करने के लिए। जैसे लखनऊ से दिल्ली जाना आसान हो जाएगा, उससे ये है कि बड़ी सुविधा लोगों को मिलेगी, माल उनका आ जाएगा और जो है कम पैसे में जैसे दिल्ली से बहराइच को सामान लाना हो जाएगा।
रायबरेली को गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है। इसकी नुमाइंदगी 2004 से सोनिया गांधी के पास रही है। हाल में राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद सोनिया गांधी ने यहां से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने ऐलान किया है कि वे खराब सेहत की वजह से लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। विकास की कमी और बढ़ती बेरोजगारी रायबरेली में लोगों के मुख्य मुद्दे हैं। रायबरेली जिले का तो बहुत बुरा हाल है। रायबरेली शहर की सड़कें आप देखिए गड्ढा युक्त हैं, भरा जगह जगह इन गड्ढों को अभी नहीं भरा गया और ये सड़कें पूरी शहर की खराब हैं। जहाँ तक देखा जाए पार्किंग का सवाल, पूरे शहर में कहीं पार्किंग नहीं है। कहीं भी गाड़ी कोई खड़ी करता है उसका चालान कर दिया जाता है, 1000 5,000 रुपये जुर्माना किया जाता है। और सबसे बड़ा मुद्दा तो महंगाई का है। इतनी महंगाई हो गई है कि बाजार में आप समझिए पैसा ही नहीं है। इस बार का जो चुनाव है वो कृषि पे जो वर्तमान सरकार है वो कहीं ध्यान ही नहीं दे रही है। किसान हमारे एमएसपी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, सिंधु बॉर्डर पे लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों को कोई सुनवाई नहीं है। मवेशी छुट्टा हमारी फसलों को चट कर जा रहा है। तो अभी इन सब मुद्दों को लेके हम लोग चुनाव में आएंगे और किसान चुनाव में आएगा। अब की बार जो किसान का सवाल है, नौजवान का सवाल है, छात्र की पढ़ाई का सवाल है, महंगी होती फीस, नौकरी, ये तमाम जो सवाल है और ये सारे सवाल हमारी ग्रामीण जिंदगी से जुड़े हुए हैं। तो ये सवाल अब की बार मुद्दा बनने वाले हैं और इन्हीं मुद्दों पर चुनाव होने वाला है। कई लोगों का कहना है कि वे सिर्फ एक सोच के साथ वोट डालेंगे, सांसद ऐसा हो जो विकास के मुद्दों पर ध्यान दे। आपकी हम लोगों का विचार यही है, मेरा व्यक्तिगत विचार यही है कि आपकी सड़क, पानी, बिजली और महंगाई इनको ध्यान में रखते हुए वोट देना है और जो सही व्यक्ति हो उसे चुनना है। अतीत में अवध रीजन में अलग अलग दलों के कई मशहूर नेता चुने गए हैं। फिलहाल ये रीजन बीजेपी का गढ़ माना जाता है। लोकसभा चुनाव अप्रैल मई में होने के आसार हैं। तो 24 के चुनावी माहौल की कड़ी में हम अगली रिपोर्ट की बात करते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में देवभूमि पर भी सबकी नजर है। आपको बता दें, जोशीमठ देवभूमि का एक बेहद अहम जिला है जो बीते दिनों काफी सुर्खियों में भी रहा है। आम चुनाव करीब आते ही उत्तराखंड की पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट के लोग अपनी अपनी उम्मीदें जाहिर करने लगे हैं। ज्यादातर लोगों की चिंता पढ़ाई लिखाई और सेहत जैसे बुनियादी मुद्दों से जुड़ी हुई है। ऐसे में पौड़ी गढ़वाल में सियासी माहौल कैसा है, देखिए रिपोर्ट। आम चुनाव करीब आते ही उत्तराखंड की पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट के लोग अपनी अपनी उम्मीदें जाहिर करने लगे हैं। ज्यादातर लोगों की चिंता पढ़ाई लिखाई और सेहत जैसे बुनियादी मुद्दों से जुड़ी है। जो भी जीतेगा या जो भी कैंडिडेट है, हमारे जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया और डेवलपमेंट जो कि दूर सुदूर गांव से भी जुड़े हुए हैं, तो उसमें सड़क और स्वास्थ्य और शिक्षा है। जैसे आप देख सकते हैं कि वर्तमान समय में जो सरकारी स्कूल हैं वो खाली हो रहे हैं। जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे डॉक्टरों की काफ़ी कमी है। जहाँ डॉक्टर हैं वहाँ सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। यहाँ पे सबसे मेन मुद्दा है हमारे स्वास्थ्य का। यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं बिल्कुल सही नहीं चल रही हैं। यहाँ पे डॉक्टरों की सुविधाएं नहीं हैं। छोटी छोटी बीमारी के लिए भी हमें श्रीनगर, देहरादून का रुख करना पड़ रहा है, जिसमें काफ़ी खर्चा और समय भी लग जाता है। स्थानीय लोग प्राकृतिक संसाधनों को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं। उनका कहना है कि विकास परियोजनाओं को इस तरह से लागू किया जाना चाहिए जिससे देवभूमि के पर्यावरण को कोई नुकसान न हो। जल, जंगल और जमीन पर जो स्थानीय जनता के हक हकूक है, जिनको तमाम कानून बना करके नए नए वन कानूनों के माध्यम से सरकारें, केंद्र की भी और राज्य की भी सरकारें छीनने का कोशिश कर रही हैं। जो यहाँ पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन रहे हैं, उन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में जिस तरह से यहाँ की जलवायु को, यहाँ के पारिस्थितिकी तंत्र को, यहाँ के पर्यावरण को जितना गंभीर नुकसान पहुँचाया है, उस नुकसान का सही आकलन करके उसका लोगों का पुनर्वास के सवाल हैं, उस पर्यावरण को बचाने के लिए ठोस कदम उठाने के लिए संसद में अपनी बात रखे। इन मुद्दों को से जनता को एड्रेस करते हुए संसद को एड्रेस करें। इन सारी चीज़ों पर जो आकृष्ट कराए, इस तरह का प्रत्याशी हो। जोशीमठ के लोगों को भी उम्मीद है कि भूमि धसाव की समस्या का स्थायी समाधान सरकार निकालेगी। यहाँ पे भू धसाव के कारण काफ़ी हमें यहाँ पे समस्याओं का
सामना करना पड़ा। तो हम तो यही चाहेंगे जो भी हमारा लोकसभा का प्रत्याशी हो जरा जोशी मठ को भी देखे, उसके हित के लिए काम करें। कैसा उम्मीदवार होना चाहिए इस बार लोकसभा चुनाव में? उम्मीदवार तो जो है कि जो सबको साथ लेके चले, सबका विकास हो। हम तो ये कहेंगे कि छोटे से लेके बड़े तक मतलब सभी वर्गों का ख्याल रखा जाए इसमें। कुछ लोगों को जनप्रतिनिधियों से खासी शिकायत है। उनका कहना है कि वे उनकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश तक नहीं करते। गांव में मतलब लोग बातें मतलब ये कि नेता आते हैं चुनाव के टाइम पे वोट लेते हैं, लेकिन गांव में जो धरातल पे जो काम है वो काम होता नहीं है जितना होना चाहिए था। लेकिन आने वाले समय में हम यही उम्मीद करते हैं कि मतलब अच्छे लोगों को चुन के आगे भेजें और क्षेत्र के लिए अच्छा काम करें। कुछ लोग मोदी सरकार से बहुत खुश हैं। उन्हें उम्मीद है कि पीएम मोदी फिर सत्ता में लौटेंगे। जिस प्रकार से अभी तक 10 वर्षों से जो सरकार चल रही है, उन्होंने सीमांत के क्षेत्र में काफी कुछ सोचा है। हम चाहते हैं कि इसी प्रकार से पूर्ण बहुमत की सरकार होने से यह काम संभव हो सकता है और पूर्ण बहुमत की सरकार बननी चाहिए। जिस हिसाब से देखा जा रहा है कि इसमें जो देखने में आ रहा है, तो इस हिसाब से भाजपा जो है काफी मजबूत नजर आ रहा है। उम्मीदें क्या है? उम्मीदें यह है कि हमारे गढ़वाल सीट से जो हो अच्छा प्रत्याशी हो, अच्छा कैंडिडेट चुने, ताकि जो हमारे संसद में जब हमारा जो नेता जाए वो तो हमारे पैरवी को ढंग से पैरवी कर सके। बीजेपी ने शनिवार को आगामी संसदीय चुनावों के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। इसमें उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से 3 पर अपने मौजूदा सांसदों को फिर से मौका दिया है। हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल सीट पर अभी उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया गया है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि इन दोनों सीटों पर कुछ फेरबदल किया जा सकता है। हरिद्वार से मौजूदा सांसद रमेश पोखरियाल निशंक हैं, जबकि पौड़ी गढ़वाल की जनता ने तीरथ सिंह रावत को संसद चुना था। तो 24 के चुनावी माहौल में अगली स्पेशल रिपोर्ट की हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश 24 का चुनावी माहौल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 का शंखनाद अभी होना बाकी है। कोटा के लोगों के भी अपने चुनावी मुद्दे हैं। एयरपोर्ट, किसानों के लिए सुविधाएं और कोचिंग स्टूडेंट की सुरक्षा की मांग के साथ कोटा के वर्तमान सांसद और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला हैं। बीजेपी ने शनिवार को 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें एक बार फिर से इस सीट के लिए उतारा है। क्या लोकसभा चुनाव में कोटा का माहौल है? ये रिपोर्ट देखिए। कोटा लोकसभा क्षेत्र में 9 विधानसभाएं हैं, जिनमें से 6 कोटा और 3 बूंदी जिले में हैं। हाल ही में हुए राजस्थान विधानसभा के चुनावों में कांग्रेस ने इनमें से 5 सीटों पर और बीजेपी ने 4 सीटों पर जीत हासिल की थी। कोटा के वर्तमान सांसद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला हैं। बीजेपी ने शनिवार को 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें एक बार फिर इस सीट से उतारा है। मैं माननीय ओम जी बिड़ला को बधाई देना चाहता हूँ। सांसद है और फिर पुनः चुनाव हो रहे हैं। लोकसभा के चुनाव में उनकी भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी के रूप में घोषणा कर दी है, तो जीत के आएंगे और फिर कितनी सांसद बनेंगे। कितनी उम्मीद है सर? अपने राजस्थान से कितनी सीटें हैं? राजस्थान में 25 में से 25 आएगी। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक बीजेपी कोटा में पीएम मोदी के चेहरे और अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन से जुड़ी लोगों की भावनाओं के भरोसे चुनाव लड़ रही है। हालांकि कोटा के लोगों का कहना है कि यहाँ एक एयरपोर्ट की मांग लंबे समय से चली आ रही है, जो अब तक पूरी नहीं हुई है। हालांकि मोदी जी की लहर है, राम मंदिर की लहर है, हिंदुत्व की लहर है, तो बिड़ला जी अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हैं। लेकिन इतने बड़े नेता होने के बावजूद भी कोटा के लिए, बूंदी के लिए, लोकसभा क्षेत्र के लिए कोई उपलब्धि नहीं है। इतने बड़े नेता थे तो कोटा में कोई इंडस्ट्री आती, कोई रेलवे का कारखाना आता, कोई ऐसी ट्रेनें चलती जो कोटा की जनता को सुविधा देती। एयरपोर्ट सबसे बड़ा मुद्दा है। हर बार वो कहते थे यदि एयरपोर्ट नहीं बना मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो कोटा के नेता ही तय करें कि एयरपोर्ट
कैसे क्या है। पब्लिक तो बहुत परेशान है क्योंकि कोटा के बाहर से स्टूडेंट इंडस्ट्री है कोटा में, ये शिक्षा नगरी है। शिक्षा नगरी के हिसाब से पूरे हिंदुस्तान से बच्चा कोई मणिपुर से आ रहा है, कोई मिजोरम से आ रहा है, कोई बॉम्बे से आ रहा है, कोई बेंगलोर कर्नाटक से आ रहा है, कोई साउथ केरला से आ रहा है। तो ये देखते हुए इतना लंबा सफ़र तय करके कोटा में बच्चा पढ़ने आता है, कोई बिहार से है। कोटा में आवश्यकता तो है ही थी एयरपोर्ट की। कांग्रेस भी इस मुद्दे को जल्द से जल्द लपकने की कोशिश कर रही है। कनेक्टिविटी के अभाव में हमारे कोटा संभाग को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है, चाहे वो रामगढ़ अभयारण्य का काम हो, चाहे वो एजुकेशन हब बने हुए लोगों को प्रभावित करने और उनके परिजनों को आने का काम हो, चाहे एग्रो वेस्ट इंडस्ट्रीज लगाने का काम हो, चाहे व्यापक दृष्टिकोण से क्षेत्र को विकसित करने के लिए लोगों के आवागमन को सरल और सुलभ बनाने का सवाल हो, इसके लिए एयरपोर्ट का होना और इसकी स्वीकृति होना जरूरी है। कोटा के किसान और सामाजिक कार्यकर्ताओं की शिकायत है कि जिले की कृषि क्षमताओं का पूरी तरह से उपयोग नहीं हो रहा है। कोटा क्षेत्र जो चंबल की नहरों से सिंचित होता है, यहाँ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री की बहुत अपार संभावनाएं हैं। हम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो दूसरे तरह के इंडस्ट्रीज़ पर बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ पर, लेकिन हमें एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री पर जोर देना चाहिए। जैसे कि केशवराय पाटिल शुगर मिल लंबे समय से बंद पड़ी है, उसका फैसला भी हो चुका है और उसके लिए पुनर्संचालन के लिए राशि भी मुकर्रर की है। किसानों की कुछ समस्याएं हैं, उनका निराकरण इनके वादों के अनुसार होना चाहिए था, लेकिन अभी उस दिशा में इस गति से कदम नहीं बढ़ा पाए। पूर्व में कहा 2022 तक हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं कि किसानों की आय दोगुनी हुई है। हाँ, किसानों का कर्जा जरूर दोगुना हो गया है। बिजली की समस्या ऐसी है कि किसान को आज ट्यूबवेल लगाने के बाद में 7 साल 8 साल में कनेक्शन मिलता है। कोटा की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार यहाँ का कोचिंग हब है, लेकिन कोचिंग स्टूडेंट की आत्महत्याओं के मामले जिस तेजी से बढ़ रहे हैं वो चिंताजनक हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं का मानना है कि सरकार को इस तरफ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। कोचिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा है कोटा की अर्थव्यवस्था के लिए, लेकिन हम अर्थव्यवस्था को छोड़ दें, हमें कोचिंग छात्रों की सुरक्षा को भी एक मुद्दा बनाना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये आत्महत्याएँ जो हो रही है ये कोटा के लिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, और मुझे लगता है कि प्रशासन ने सरकार के स्तर पर और हमारे जनप्रतिनिधियों ने आत्महत्या के मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया। लोगों का कहना है कि इस इलाके में कई सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत हैं जो बड़ी संख्या में सैलानियों को आकर्षित कर सकती हैं। इसलिए एयरपोर्ट यहाँ के लोगों का प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। 18वीं लोकसभा के सदस्यों को चुनने के लिए आम चुनाव अप्रैल और मई के महीने में होने की उम्मीद है। तो 24 के चुनावी माहौल में महाराष्ट्र का रुख करते हैं। आपको बता दें, जालना जिला महाराष्ट्र के मध्य में स्थित है और यह मराठावाड़ा क्षेत्र में आता है। एक समय में यह जिला निजाम के अधीन हुआ करता था और मराठावाड़ा मुक्ति संग्राम के बाद औरंगाबाद जिले की तहसील के रूप में यह भारत का हिस्सा बन गया। जालना लंबे समय तक औरंगाबाद जिले का हिस्सा रहा, लेकिन 1 मई 1981 को औरंगाबाद जिले से अलग कर जालना जिले का निर्माण किया गया। 2024 लोकसभा चुनाव में कैसा है जालना का चुनावी माहौल, देखिए हमारी खास रिपोर्ट के माध्यम से। लोकसभा चुनाव करीब आने के साथ ही महाराष्ट्र का मराठवाड़ा इलाका अपनी शिकायतें जाहिर करने लगा है। इलाके की जनता को उम्मीद है कि सियासी लोग इन्हें दूर करेंगे। जालना में कपास के किसानों का कहना है कि उनकी फसल की कम कीमतों ने उन्हें काफी नुकसान कराया है। पिछले 1-2 साल से जब हम कपास लगा रहे हैं तो उसको भाव ही नहीं है। अब ये बारी में भी कपास में अभी हमारे इधर फैक्ट्री में उसको 10 से 12 कुंटल कपास हो गई और उसको भाव नहीं है। यही साल में 9,000-8,000 रुपये भाव था, अभी ये बारी में सिर्फ 4,400, 4,500, 5,000 रुपये तक कपास गई और उसके बाद में किसान से कोई कपास भी नहीं खरीद रहा। जालना के शहरी इलाके के लोगों का कहना है कि वे मौजूदा सरकार और विकास कार्यों से खुश हैं।
जालना में काफ़ी डेवलपमेंट हुए हैं, रोड्स अच्छे हुए हैं, लाइट्स वगैरह पहले नहीं थी, अब वो भी सब चालू कराए हैं। पानी के ऊपर भी काफ़ी स्कीम्स उन्होंने लेके आए हैं। समृद्धि महामार्ग जो हमारे लिए काफ़ी इंडस्ट्री के लिए बेनिफिशियल हुआ है, उससे काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से इंडस्ट्री को बड़ा बेनिफिट मिल रहा है। औरंगाबाद का नाम हाल ही में छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है। ये जिला ऐतिहासिक स्मारकों और बौद्ध युग की गुफाओं के लिए मशहूर है। यहाँ के लोग पानी की कमी से परेशान हैं। वैसे पानी की कमी पूरे मराठवाड़ा में बहुत पुरानी परेशानी है। लोकसभा इलेक्शंस 2024 के आसार नज़र आ रहे हैं और छत्रपति संभाजी नगर शहर जो है, इसके इलेक्शन में कौन से मुद्दे प्रभावी रहेंगे, तो इसकी चर्चा नए से अगर हो रही है, लेकिन मुद्दे तो पुराने ही है। सबसे बड़ी समस्या शहर के पानी की सप्लाई की है। पानी की किल्लत है, सप्लाई में जो रुकावटें आती है, जिसके कई कारण हैं, वो आज तक सुलझाने में प्रशासन शासन जो भी हो वो अपने प्रयत्नरत तो रहा है, लेकिन असफल है। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री राव साहब दानवे जालना से मौजूदा बीजेपी सांसद हैं, जबकि औरंगाबाद सीट 2019 में AIM-IM के इम्तियाज जलील ने जीती थी। 2019 के मुकाबले 2024 में सूबे के सियासी हालात काफी बदल गए हैं। शिवसेना और NCP दो धड़ों में बट गई है। इसका चुनाव पर असर पड़ना तय है, लेकिन कितना और किस पर ये तय नहीं है। तो 24 के चुनावी माहौल में आज मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए K News India।